हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक महाजन। सो आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ जाएंगे ऑफ यूनिट 2। तो इस यूनिट का हमारा नाम है, टाइटल है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। इस चैप्टर में हमने अपना पॉलिटिकल सेटअप जो उस टाइम पीरियड में था एंड इकोनॉमिक सेटअप के बारे में जानना है। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, कितनी कितने टाइप के स्क्रिप्ट्स थे, किसने उसको डेसिफर करा, और गोल्ड कॉइन्स किस राजा ने पहले इशू करे या किस किंगडम ने पहले इशू करे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा उस जमाने में किंगडम्स कैसे आपस में डील किया करते थे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला सब टॉपिक है डेवलपमेंट आफ्टर द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद वहां पे डेवलपमेंट्स कैसे हुई, क्योंकि सिविलाइजेशन का एंड हो गया, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हमने सोचे थे, ऐसे माने गए कि ये फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे सोसाइटी कैसे वर्क करी उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे सब टॉपिक में हमें यह देखना है कि किस नदी का, किस रिवर का बार बार नाम आ रहा है। और नाम आएगा आपका इंडस रिवर का। इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे, उसके अलोंग में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों ने एक किताब ऋग्वेदा का कंपोजिशन करी। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के बारे में, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इमर्ज हुई कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन प्लेट्यू में, जो कि है कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में। तो हमें ये देखने को मिला कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स वर देयर इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू एंड कर्नाटका। और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला देयर वर पेस्टोरल पॉपुलेशन इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ। डेक्कन और डीप साउथ में आपको पेस्टोरल पॉपुलेशन के कुछ एविडेंस भी मिले। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें देखा न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड। अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें, वहां डेड जो ह्यूमन बींग्स थे उनको डिस्पोज करने का, उनको बरी करने के कुछ कुछ तरीके थे। कईयों में ऑर्नामेंट्स रखे जाते थे, कईयों में कुछ कॉपर प्लेट्स या कॉपर मिरर रखे जाते थे, लेकिन अब वो तरीके चेंज हो चुके हैं। तो देखा गया है कि देयर वर फ्यू न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ elaborate stone structures known as megaliths। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमारी तैयार हो सकती है, एक छोटा सा एमसीक्यू तैयार हो सकता है। क्या? व्हाट आर मेगालिथ्स? मेगालिथ्स वर द इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स। तो ये है हमारा हड़प्पन के बाद की बातें। उसके बाद इन मैनी केसेस द डेड वर बरीड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स। अगर आप याद करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन का कोई रोल नहीं था। आयरन वाज नॉट एट दैट, नॉट डिस्कवर्ड एट दैट मोमेंट। अगर हम बात करें तो डेड के साथ अब आयरन टूल्स भी साथ में रखे जाते थे, जो कि हड़प्पन वाले टाइम पीरियड में अवेलेबल नहीं थे। सो लेट्स मूव फर्दर। हम बात करेंगे डेवलपमेंट्स इन इंडियन एपिग्राफी। इसमें हमें यह देखना है कि स्क्रिप्ट्स के बारे में क्या कहा गया। हमने उस जमाने में जो एक्सकवेशन की, उस टाइम पीरियड में कुछ एक्सकवेशंस आई, उन एक्सकवेशंस में कुछ ना कुछ अक्षर, कुछ अल्फाबेट्स, कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी, उनको डिकोड करने का काम हमने स्टार्ट किया। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला काम स्टार्ट किया आपका जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप कौन थे? ये एक ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया के मिंट वाले पार्ट में कंट्रीब्यूट करते थे। ओके, इन्होंने क्या क्या डिसीवर किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डिसीवर किया ब्रह्मी एंड खोरोसिटी स्क्रिप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, आपको याद करना है। लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग, स्क्रिप्ट आर डिफरेंट थिंग। लैंग्वेज को रिप्रेजेंट स्क्रिप्ट के फॉर्म में किया जाता है। एंड जो दो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट जेम्स प्रिंसप ने आपके डिसीवर करी थी, वो थी ब्रह्मी एंड खोरोसिटी। दीज आर टू स्क्रिप्ट यूज इन द अर्लियर इंस्क्रिप्शन, और कॉइन्स में भी इसका यूज होता था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर दूं, ये आपने याद करनी है। इसके बाद मोस्ट ऑफ दिस मेंशन अ किंग रेफर टू एज पियादासी। जितनी भी ये इंस्क्रिप्शंस रही थी, मोस्टली में एक किंग का रेफरेंस दिया जाता था। किस नाम से रेफरेंस दिया जाता था? पियादासी के नाम से। और पियादासी का मतलब है प्लेजेंट टू बिहोल्ड। और हम सब जानते हैं, हमें जानना चाहिए, ये जो रेफरेंस है ये किस किंग के बारे में है? ये है हमारे अशोक के बारे में। आगे देखते हैं। देयर वर फ्यू इंस्क्रिप्शंस व्हिच आल्सो रेफर्ड टू द किंग अशोका। कुछ इंस्क्रिप्शन किंग अशोका के बारे में भी रेफरेंस दिया था। हम अभी भी जब डिस्कस कराए, ये जो रेफरेंस है अशोका की ही है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नाउ फ्रॉम द बुद्धिस्ट, दैट इज ग्रेट। ओके, अशोका के बारे में और इंस्क्रिप्शंस में भी मेंशन किया गया था, लेकिन कई बार डायरेक्टली नहीं होता, हर बार डायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्टली होता है। जैसे पियादासी
एक रेफरेंस है, इस नाम से अशोका को रिप्रेजेंट करते थे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक की, जिसका नाम है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में क्या है? इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग जो इंग्रेव्ड होती थी ऑन हार्ड सर्फेसेस। किसी हार्ड सरफेस पे जो राइटिंग बनाई जाए या उभारी जाए, उस चीज को हम इंस्क्रिप्शंस कहेंगे। किस पे होती थी इंस्क्रिप्शन? ये होती थी आपकी स्टोन के ऊपर, मेटल के ऊपर, या किसी पॉटरी के ऊपर। तो तीन तरीके से इंस्क्रिप्शंस आपकी इंग्रेव होती थी। कहाँ कहाँ? हार्ड सरफेस पे। कौन कौन सी? स्टोन, मेटल एंड पॉटरी। लेकिन इसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो होगा। इनका क्या काम था? दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, दे रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स। जो भी आपके राजा महाराजा उस जमाने में थे, वो अपने अचीवमेंट को ज्यादा देर तक, ज्यादा तक कि लॉन्ग पीरियड तक लोगों को पता चलता रहे, तो वो अपनी अचीवमेंट को इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में रखवाते थे। और कुछ ने अपनी एक्टिविटीज और आइडियाज को भी इंस्क्रिप्शन में रखते थे। जैसे कि आपका इट इंक्लूड्स द एक्सप्लॉइट ऑफ किंग्स और डोनेशंस। कुछ किंग्स ने क्या क्या एक्सप्लॉइट किया, कहाँ कौन से किंगडम उन्होंने रूल करे, उन्होंने क्या क्या डोनेशन की, ये सब बातें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू कवर की जाती थी। ओके, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में इन इंस्क्रिप्शंस को मोस्टली रखा जाता था। अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। ओके, डन। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, अगर हम बात करें सबसे अर्ली इंस्क्रिप्शन जो थी, वो कौन सी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट होती थी? तो वो आपकी लैंग्वेज है प्राकृत। ये प्राकृत कॉमन पीपल की लैंग्वेज को कहा जाता था उस टाइम में। तो प्राकृत वाज अ लैंग्वेज जिसमें अर्ली इंस्क्रिप्शंस वर रिटन। ये आपको याद करना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर यू। आगे हम बात करें, इट इज अ लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, तो ये हम याद कर सकते हैं। अब हम बात करें आगे, अजातशत्रु एंड अशोका नॉन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन। अगर हम प्राकृत लैंग्वेज की बात करें, प्राकृत लैंग्वेज में हमें दो रूलर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया। कौन कौन से? एक अशोका के बारे में और दूसरा अजातशत्रु के बारे में। तो ये दो रूलर हैं जिनका रेफरेंस हम प्राकृत लैंग्वेज के थ्रू या प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लिया करते थे। अगर हम आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे कुछ तीन लैंग्वेजेस के बारे में। यहाँ बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। वो तीन लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? वो है पाली, तमिल एंड संस्कृत। पाली, तमिल एंड संस्कृत, दीज आर द थ्री लैंग्वेजेस जिसका भी यूज होता था इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए या टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास कुल मिला के चार लैंग्वेजेस आ गई है। एक प्राकृत होगी, एक पाली, एक तमिल एंड संस्कृत। लेकिन इन सब में जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं, वो आपके प्राकृत में है। ये आपको याद करना, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर हम फोकस करें तो एमसीक्यू हमारा कहाँ से बनेगा? हमारा एमसीक्यू बन सकता है इन सब टर्म से। मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। पाली, तमिल एंड संस्कृत में भी आपके इंस्क्रिप्शन बनते थे और प्राकृत वाज द ओल्डेस्ट वन। अब हम बात करेंगे द अर्लीस्ट स्टेट्स के बारे में। तो कुछ स्टेट्स उस जमाने में जो होती थी, कैसी होती थी, उनके नाम वगैरह, तो लेट्स डिस्कस। अब हम बात करेंगे द इंपॉर्टेंट स्टेट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आपका एरिया कुछ मेजर मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उन पार्ट्स के नाम रखे गए, उसका नाम है महाजनपद। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द नेम्स महाजनपद और हाउ मेनी महाजनपद वी हैव टू डिस्कस मेजर 16 महाजनपद। तो हम स्टार्ट करें महाजनपद के। तो 6th सेंचुरी बीसी वाज एन इरा, 6th सेंचुरी के आसपास, जिसमें अर्ली स्टेट्स और सिटीज बनी। ओके, और आयरन का यूज ग्रो करने लग गया। पहले आप जानते हैं हड़प्पा के टाइम में कॉपर या ब्रॉन्ज का यूज होता है, लेकिन अब हड़प्पा वाला पीरियड खत्म हो चुका है। अब आपका आयरन का यूज ग्रो कर चुका है, ठीक है। सिटीज की सेटलमेंट, स्टेट्स की सेटलमेंट बनने स्टार्ट हो चुकी है और कॉइन्स का यूज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या विटनेस किया? हमने विटनेस किया ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और आफ्टर हड़प्पा हमने कुछ स्कूल ऑफ थॉट या वी कैन से कुछ रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस थॉट का प्रमोशन देखा। कौन कौन से रिलीजियस या रिलीजन्स का हमने प्रमोशन देखा जो प्रमोट किए गए? वो थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म के जो थॉट थे वो कहीं राजाओं ने एक्सेप्ट करे और उसको आगे फैलाया।
तो ये है वो दो रिलीजन्स। आगे बढ़ते हैं। तो अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में कुछ चीजों का मेंशन है। क्या मेंशन है? उन्होंने मेंशन किया था 16 टेरिटरीज, दैट इज में लार्जर टेरिटरीज। उन टेरिटरीज का हम क्या नाम बोलते थे? स्टेट्स को क्या बोलते थे? हम उनको बोलते थे महाजनपद। तो ये महाजनपद का रेफरेंस हमें कहां से मिला? हमें कहां से मिला वो हमें याद होना चाहिए। ये हमें मिला बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग्स। ओके, ठीक है, सम वर नोन एज गणास और संघास। तो जो राजा महाराजा इस महाजनपद को रूल करते थे उनके हमने कुछ नाम रखे हैं। क्या नाम रखे हैं? उनको हम पुकारते थे और रेफर करते थे गणा से या संघा से। और ये वर ओली ओलिगार्कीज। व्हाट आर ओलिगार्कीज? ओलिगार्कीज आप ऐसा समझो कि एक ही फैमिली की मोनोपोली चलती आ रही है और हेरिडिटी के हिसाब से एक ही फैमिली के वंश आगे राजा महाराजा प्रिंस इस तरह बनते आ रहे हैं। तो ओलिगार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ही फैमिली कॉन्टिन्यूसली उस रीजन में रूल करते आ रही है। तो ये आपको ओलिगार्की समझ आ गया। और इस ओलिगार्की सिस्टम में उनको क्या रेफर करते थे? उनको हम गणास या संघास रेफर करते थे। आगे चलते हैं। और पावर वॉज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मैन। बहुत सारे लोगों में पावर शेयरिंग होती थी और उन सभी पावर शेयरिंग जो होती थी उन लोगों में, उन सबको क्या कहा जाता था? उन सबको राजा कहा जाता था। तो राजा क्या है? राजा वो लोग हैं जिनमें पावर शेयरिंग होती थी। ठीक है, लेकिन दे वर रेफर्ड एज गणास एंड संघास एज वेल। आगे बढ़ते हैं। बोथ महावीर एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणास। तो ये बुद्धा और महावीरा दोनों गणा को ही बिलोंग करते थे। ये काफी एलीट फैमिली को बिलोंग करते थे अपने उस टाइम पीरियड में। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ वाजी संघा द राजा पब्लिक कंट्रोल द रिसोर्सेज एंड लैंड कलेक्टिवली। जनरली राजा के पास रिसोर्सेज का कंट्रोल भी होता था और साथ ही साथ लैंड का भी कंट्रोल होता था। तो ये हमें कहाँ देखने को मिला? वाजी संघा में। वाजी संघा में उन्होंने रिसोर्सेज का भी कंट्रोल रखा और साथ ही साथ लैंड का भी कंट्रोल रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच महाजनपद वो हैड ए कैपिटल। हर महाजनपद जो कि एक टेरिटरी है, जो कि एक स्टेट है, उसकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कैपिटल जरूर। क्या थी उसकी कैपिटल सिटी? उनकी कैपिटल सिटी को हम कैपिटल सिटी होती थी विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड। और ये फोर्टिफाइड क्यों किया जाता था? ताकि फॉरेन अटैक से बचा जा सके। क्या क्या थे वो चेक कर लेते हैं। एंड एक और टर्म यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जनपद। व्हाट इज जनपद? बेसिकली जनपद एक डेफिनेशन आपकी बन सकती है, यहाँ से आपका एमसीक्यू भी तैयार हो सकता है। हम देखते हैं। जनपद मीन्स द लैंड वेयर जना, जना का मतलब क्या हो गया? आम जनता, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो जनपद इज अ लैंड वेयर जना, अ पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट्स इट्स फुट और सेटल डाउन। जिस रीजन में जनता सेटल डाउन हो जाए उस रीजन का नाम हमने रख दिया जनपद। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। तो अगर आपसे कोई पूछे ये जनपद वर्ड जो है ये कहां से इंस्पायर्ड है, तो हम बोल सकते हैं ये आपका प्राकृत लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 16th century onwards ब्राह्मण्स began composing a संस्कृत टेक्स्ट। 6th century के बाद ब्राह्मण्स ने एक टेक्स्ट को कंपोज करना स्टार्ट करा। उस टेक्स्ट का नाम उन्होंने रखा धर्मसूत्र। अगेन ये पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से आपका एक एमसीक्यू या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि धर्मसूत्रा एक बुक थी या कंपोज की गई किताब है, लेकिन वो कंपोज किसने करी और कौन सी लैंग्वेज में करी? तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज थी धर्मसूत्रा की संस्कृत और इसको कंपोज किया 6th century BC के बाद, लेकिन किन्होंने किया? ब्राह्मण्स ने कंपोज करा। ठीक है, अब धर्मसूत्रा में कहा क्या गया है? इस धर्मसूत्रा किताब में कुछ नॉर्म्स के बारे में कहा गया। ये वो कुछ नॉर्म्स है, इन्होंने नॉर्म्स लिखे, लेड आउट करे। ये नॉर्म्स जनरली राजाओं को फॉलो करने होते थे। तो दे दीज बुक्स लेड डाउन द नॉर्म्स फॉर रूलर्स। रूलर्स के लिए नॉर्म्स रखे और कुछ और कैटेगरीज के लिए भी नॉर्म रखे कि रूल्स हैं, आपको ये रूल्स फॉलो करने चाहिए उस सोसाइटी में। ठीक है, और जनरली आइडियली एक्सपेक्ट किया जाता था, आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय। जो आपके रूलर्स होते थे, मैं रूलर्स की अगर बात करूं, रूलर्स आपके आइडियली जो होते थे, एक्सपेक्ट किए जाते थे, वो क्षत्रिय थे। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आपको फ्यूचर में अभी देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स। रूलर का काम था कि वो टैक्स की कलेक्शन करे
एक नंबर, और ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टीवेटर्स, टैक्स इकट्ठा करे कल्टीवेटर से, अपना क्रॉप वगैरह ले, और ट्रेडर्स और आर्टिसन से भी कलेक्शन करे। तो रूलर्स का काम है ओवरऑल देखा जाए तो जितना भी आपका कलेक्शन ऑफ मनी, रिसोर्सेस, या यू कैन से क्रॉप, जो भी आपका कंटेंट है उसका कलेक्शन करना आपके रूलर्स का काम था। ओके, और क्या चीज अच्छी मानी जाती है रूलर्स के द्वारा उस टाइम पीरियड में? रेड्स ऑन द नेबरिंग स्टेट्स, किसी भी नेबरिंग स्टेट को कैप्चर करना, उस पे रेड करना ताकि वो एरिया अपने टेरिटरी में कवर हो सके, ये लीगल माना जाता था। एंड दीज वर रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट। ठीक है, और किसी के वेल्थ भी एक्वायर करना वाज कंसिडर्ड ओके एट दैट पीरियड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स लेड डाउन इन द धर्मसूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 2.2 फर्स्ट अमंग द 16। अगर हम 16 जो हमारे महाजनपद से, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद की बात करें तो वो है आपका मगध। तो हम बात करेंगे अब मगध महाजनपद। तो क्या है मगध में? तो मगध की शुरुआत किस टाइम पीरियड से हुई वो हम देखते हैं। तो मगध की शुरुआत हुई बिटवीन 6th एंड द 4th सेंचुरी। 6th एंड 4th सेंचुरी बीसी के आसपास मगध आपका सेटल हुआ। ये मगध रीजन बेसिकली अभी कहाँ है? ये प्रेजेंट डे बिहार में लोकेटेड है, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, इट इज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। ओके, और मगध की दूसरी बात, मगध वॉज अ रीजन वेर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। इस रीजन में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा था। ये इस मगध रीजन की एक प्रॉपर्टी है। और एक और प्रॉपर्टी, एलिफेंट्स के बारे में यहाँ कुछ मेंशन किया गया था एनसीईआरटी में। एलिफेंट्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर्मी वर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ रीजन। आर्मी के पर्पस के लिए या डिफेंस के पर्पस के लिए इन्होंने एनिमल्स का यूज किया। और किस एनिमल का रेफरेंस है? वो रेफरेंस है आपका एलिफेंट्स का। तो मगध रीजन के फॉरेस्ट में एलिफेंट्स अवेलेबल थे, और उन सब एलिफेंट्स का यूज किया गया, लेकिन किसके लिए? डिफेंस या आर्मी पर्पस के लिए। आगे देखें, इस रीजन से गंगा भी बहती थी। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन। तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जो मगध एरिया से बहती थी, वो एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बन गई उस रीजन के। आगे बढ़ते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स ने कुछ कहा। क्या कहा? कुछ बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स ने मगध रीजन के बारे में कहा है। क्या क्या कहा है उस बारे में? एट्रीब्यूटेड पावर टू द पॉलिसी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से पावर। ठीक है, रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स ऑफ होम। ओके ओके ओके, ठीक है। बेसिकली उन टेक्स्ट ने मगध रीजन के राजाओं के बारे में कहा कि वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने का उनका एक कारण ये भी रहा होगा। यहाँ, ओके। तो कौन कौन से राजा की बात की उन्होंने? बेटे, अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। कौन सी राजाओं की बात की? हम्म, वो थे बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मा नंदा। तो ये बहुत ही ज्यादा रुथलेस, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस रूलर थे। यही इनका कारण है इनके सक्सेस का उस टाइम पीरियड में। ओके, तो ये इन तीन राजाओं के बारे में बहुत ज्यादा रेफरेंस दिया गया है बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में। ये इस पॉइंट के थ्रू हम कहना चाहते हैं। आगे बात करें कैपिटल मगध की, उसके बारे में कुछ बातें होंगी। क्या थी? इनिशियली राजगाह, राजगाह एक कैपिटल थी जो मगध रीजन की थी। प्रकृत में इसका पुराना नाम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रकृत लैंग्वेज में है, और प्रेजेंट डे ये राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो खुद बिहार में लोकेटेड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका मगध रीजन जो खुद बिहार में है, उसकी पुरानी कैपिटल, सबसे पहली कैपिटल क्या रही होगी? उसका नाम है राजगाह। लेकिन ये प्रकृत लैंग्वेज में नाम है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम फिलहाल बढ़ चुका है राजगीर। ओके, ये कैपिटल थी मगध की। इसको भी फोर्टिफाइड किया गया था ताकि डिफेंस अच्छा हो सके, और ये हिल्स के बीच में लोकेटेड थी। तभी ये सब बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो इसको कंकर करना बड़ा टफ था। लेकिन बाद में ये आपकी शिफ्ट हो गई, एंड लेटर ऑन द कैपिटल वाज शिफ्टेड, capital was shifted to which place? The place is called as Patliputra.
तो पाटलिपुत्रा में आपके मगध की कैपिटल शिफ्ट होगी, पहले वो राजगीर में थी, बाद में पाटलिपुत्रा में आ गई। और पाटलिपुत्रा जो है वो आपका प्रेजेंट डे का पटना को जाना जाता था। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2.2 पार्ट, दैट इज मगध के बारे में। अगर हम मैप देखें, इस मैप में हम कुछ अपने लोकेट भी कर सकते हैं। ये है हमारा मगध, ये हमारा मगध रीजन, और मगध के जस्ट नीचे ये आपका राजगीर वाला एरिया ये है। और भी हमारे हैं कुरु, पांचाल, इंद्रप्रस्थ, कौशाला, काशी, ये सब जो है मेजर मेजर आपके महाजनपद से उस टाइम पीरियड के। हाँ, 2.3 लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। हम बात करेंगे कुछ लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स के बारे में। क्या थी? मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन द प्राकृत लैंग्वेज। तो फिर से वही बात आ गई, प्रकृत का जिक्र हो गया। प्रकृत एक लैंग्वेज का नाम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स का नाम। तो प्रकृत लैंग्वेज में अशोका की इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी, और नॉर्थ वेस्ट रीजन में, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट रीजन में ये लिखी जाती थी अरामिक और ग्रीक में। तो ये 3 लैंग्वेजेस का यहाँ जिक्र हो चुका है, तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई बोले कि जनरली मोस्टली इंस्क्रिप्शंस कौन सी लैंग्वेज में लिखी, तो वो है प्रकृत। लेकिन अगर वो पूछें कि आपकी अशोका की इंस्क्रिप्शंस नॉर्थ वेस्ट रीजन में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, वो कहाँ लिखी गई थी, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो वो 2 लैंग्वेज है, अरामिक एंड ग्रीक। आपका नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया होगा जो प्रेजेंट है अफगानिस्तान का एरिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। प्रकृत लैंग्वेज की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रकृत लैंग्वेज की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बार बार लिख दूं प्रकृत की। अगर मैं बात करूं, प्रकृत इज अ लैंग्वेज, प्रकृत इज अ लैंग्वेज, लेकिन ब्रह्मी जो है वो स्क्रिप्ट का नाम। ठीक है, और प्रकृत इंस्क्रिप्शन ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। However, some in the northwest it is written in Kharosthi। तो प्रकृत जो है वो दोनों स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती थी, जनरली ब्रह्मी में लिखी गई थी, लेकिन नॉर्थ वेस्ट एरिया में इट वाज रिटन इन द खरोष्ठी स्क्रिप्ट। आगे चलते हैं। अरामिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस इन अफगानिस्तान। वही बात होगी, सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें तो अफगानिस्तान वाला एरिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आता है, वहां की इंस्क्रिप्शन जो है वो इस लैंग्वेज में थी, इस लैंग्वेज में। तो दीज आर फ्यू लैंग्वेजेस, एंड कौन कौन सी लैंग्वेज की कौन कौन सी स्क्रिप्ट है। तो अगर हम ब्रीफ कर लें, हमारी मेजर है प्रकृत। प्रकृत जो थी वो ब्रह्मी और खरोष्ठी दोनों में लिखी जाती थी, जनरली ब्रह्मी में लिखी जाती थी, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में खरोष्ठी में। फिर इंस्क्रिप्शन की दूसरी लैंग्वेज वो है अरामिक और ग्रीक, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में यूज होती है। तो ये है हमारा इस सब टॉपिक का ब्रीफ। हम बात करेंगे कुछ अर्ली एम्पायर्स के बारे में। तो हेडिंग नंबर 3.1, फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यस। अब हम बात करेंगे मौर्य रूलर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द सोर्सेस टू रिकंसिडर हिस्ट्री, मौर्य एम्पायर इज वन ऑफ द फेमस या बहुत मेजर सोर्स है ताकि हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा जा सके, खासकर एंशिएंट वाली। इट इज द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। ये कहां से हमें पता चला? ये थे आपके वी कैन से किसी ग्रीक रूलर ने उनके दरबार में एक एम्बेसडर को भेजा था, उनका नाम था मेगास्थनीज। उनके अकाउंट से हमें पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो हु वाज मेगास्थनीज? वी शुड रिमेंबर दिस नेम। मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था। तो मेगास्थनीज की जो कुछ उनका जो डेटा था, उनके जो अकाउंट थे, उनके थ्रू पता चला कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के रूल में या उसके किंगडम में क्या क्या सिग्निफिकेंस, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या हमारे सोर्सेस रहे होंगे मौर्य एम्पायर के बारे में? एक और हमारा सोर्स है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वाज अ बुक कंपोज बाय कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य और या चाणक्य जो एक ही बंदा है, उसने अर्थशास्त्र बुक की कंपोजिशन करी थी। तो ऐसा माना जाता है ये मिनिस्टर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, एंड वन ऑफ द फाइनल सोर्स ऑफ द एम्पायर। तो अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य वाले जो किंगडम है
उस किंगडम का बहुत अच्छा सोर्स क्या होगा, तो होगा मेगासीन्स का अकाउंट, दूसरा आपका अर्थशास्त्र जो लिखा है आपके कौटिल्य ने। ठीक है, आगे बढ़े। मौर्य के बारे में और कहा मेंशन है, मौर्य आर मेंशन इन द लेटर बुद्धिस्ट एंड जैन एंड पुरानिक लिटरेचर। तो आपके जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पुरानिक लिटरेचर, उनमें लिखा गया है किस लैंग्वेज में, इन संस्कृत लैंग्वेज में। तो मौर्य के बारे में वहां पे मेंशन है। आगे बढ़े। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर मेड ऑन द रॉक्स। अशोका ने भी कुछ इंस्क्रिप्शन बनाए थे, आपको ही पता है प्राकृत लैंग्वेज में बनाए थे मोस्टली, एंड किस पर बनाए थे, ये बनाए थे अपने रॉक से और पिलर्स के ऊपर। ये है अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिसर ऑन द स्टोन। अशोका ही वो पहले रूलर हैं जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस जो बनाए वो स्टोन सरफेस या नेचुरल रॉक्स के ऊपर बनाए। इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन स्टोन सरफेस के ऊपर, नेचुरल रॉक्स के ऊपर, और एक और चीज है वो है पॉलिश पिलर्स। तो ये 3 सोर्सेस रखे थे उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस को बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही यूज इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम व्हाट इज अंडरस्टूड बाय धम्म। तो उन्होंने धर्म की लैंग्वेज है, धम्मा की लैंग्वेज समझाने के लिए, उन्होंने धम्मा से वो खुद क्या समझते हैं बाकियों को समझाने के लिए इंस्क्रिप्शन का यूज करा, ताकि वो ये बता सके लोगों को कि वो धम्म के बारे में या धम्मा के बारे में क्या जानते हैं। तो ये है मौर्य का मेजर मेजर पार्ट। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, देयर वर फ्यू 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। जनरली उस टाइम पर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। कौन कौन से, अगर हम बात करें हमारे पॉलिटिकल सेंटर थे मेजर आपके, पहला मैंने लिखूंगा पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद है तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुवर्णनगरी। ये जो 5 मेजर सेंटर्स हैं ये आपके एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ आपको मैप में इनको लोकेट करने को पूछा जा सकता है। तो दीज आर ऑल मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो मतलब अशोका का रेंज इन सब एरिया तक डेफिनेटली था। तो इन सभी 5 जो मेजर पॉलिटिकल सेंटर है इन सब का जिक्र अशोका के इंस्क्रिप्शंस में है। आगे बढ़ते हैं। इट इज लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया अराउंड द। ऐसा देखा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, वो बहुत बढ़िया था, स्ट्रॉन्ग था। कहां पर, इन कैपिटल्स के इर्द गिर्द, इन कैपिटल्स के आसपास या कैपिटल सेंटर्स के आसपास एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल सेंटर्स वर केयरफुली चूजन, दे वर केयरफुली चूजन बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन द इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस रूट। तक्षशिला एंड उज्जैनी के बारे में ये खास बात है, ये लॉन्ग डिस्टेंस जो रूट थे उस टाइम के, वहां पे ट्रेड रूट्स पर ये लोकेटेड थे। सुवर्णनगरी, जिसका खुद का लिटरल मीनिंग क्या है, उसका लिटरल मीनिंग है द गोल्डन माउंटेन्स, पॉसिबल इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड। सुवर्णनगरी एक लोकेशन होगी जो यूज होती थी टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका रीजन के गोल्ड को टैप करने के लिए हम सुवर्णनगरी वाले लोकेशन के बारे में रेफरेंस दे सकते। चलिए 3.2 एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। अब इस सब टॉपिक में ये कहा गया है वो पढ़ लेते हैं हम। मैगजीन्स मेंशन अ कमेटी। मैगजीन्स के कौन से हमें समझ आया है कि उस टाइम में जब आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वहां पे 6 किस्म की कमेटीज थी। कितने किस्म की कमेटी विद 6 सब कमेटीज। हर कमेटी के अंदर 6 सब कमेटीज थी। क्या क्या थी वो सब कमेटी? फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। तो एक मिलिट्री एक्टिविटी को ही कोऑर्डिनेट करने के लिए 6 पार्ट से उससे क्या क्या थे पढ़ लेते हैं। 1 लुक आफ्टर द नेवी, एक पार्ट ने नेवी को डील करना, नंबर 1। एक कमेटी आपकी नेवी के पास चलेगी। दूसरी की बात करें, सेकंड वन मैनेज द ट्रांसपोर्ट, दूसरी कमेटी ने आपका ट्रांसपोर्ट को डील करना है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, तो फुट सोल्जर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो 3rd कमेटी के पास थी। 4th कमेटी थी आपके हॉर्सेस के लिए, एंड द 5th फॉर चैरियट्स, एंड द 6th फॉर एलिफेंट्स। तो आपसे अगर आप बड़े ध्यान से देखो कि मौर्य एम्पायर के टाइम पे, मौर्य एम्पायर के टाइम में देयर वर 6 कमिटीज जो मिलिट्री में सब कमिटीज की तरह काम करती थी और कोऑर्डिनेट करती थी।
हर कमेटी की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हो। नंबर 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नेवी के लिए, दूसरे की थी ट्रांसपोर्ट के लिए, थर्ड की फुट सोल्जर्स, फोर्थ की हॉर्सेस, फिफ्थ की चैरियट्स और सिक्स की एलिफेंट्स। तो ऐसा एमसीक्यू भी आ सकता है कि बताओ फोर्थ कमेटी का क्या काम था या सेकेंड वाली कमेटी का क्या काम था। तो हमें ये सारे पॉइंट्स याद कर लेने चाहिए, बिकॉज दीज ऑल आर मेंशन इन एनसीईआरटी, और जो चीज एनसीईआरटी में मेंशन होगी एंड इट कैन बी अ ग्रेट सोर्स फॉर योर पेपर। आगे बढ़ते हैं। अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा। अशोका ने अपने एम्पायर को इकट्ठा करने की कोशिश की बाय प्रोपोगेटिंग धम्मा, जो उसने सीखा एक टेक्निकली वो पीस प्रमोट करने के लिए होता था। स्पेशल ऑफिसर्स, ऐसे स्पेशल ऑफिसर्स भी उन्होंने अपॉइंट किए जिनका हमने नाम रखा था धम्मा महामता। एंड हु वर दीज धम्मा महामता? धम्मा महामता का काम था कि जो अशोका की फिलॉसफी है, जो अशोका का थॉट प्रोसेस है धम्म के बारे में, धर्म के बारे में, उसको आप फैलाओ, उसको प्रोपगेट करो। तो ये धम्म महात्मा ने, इनका यही रोल होता था, ये अपॉइंट किए गए थे टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मौर्यन एम्पायर लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स। 150 साल तक मौर्य एम्पायर आपका टिका रहा, विच इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पैन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि इतना टाइम पीरियड नहीं माना गया, काफी सिग्निफिकेंट तो था लेकिन लॉन्ग पीरियड ये नहीं माना गया। चलिए इस मैप के बारे में देखें, तो ये मैप है अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अशोका के इंस्क्रिप्शंस क्या क्या थे? अशोका के एक्चुअली कुछ इंस्क्रिप्शंस के टाइप है, अगर मैं वो टाइप साइड में लिख दूं, एक है मेजर रॉक, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस, दूसरे होते हैं माइनर रॉक, और तीसरे होंगे आपके पिलर। तो टेक्निकली अशोका के इंस्क्रिप्शंस आपके तीन टाइप के हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन से, मेजर रॉक, माइनर रॉक और पिलर। तो इस मैप में हम अपने मेजर रॉक और माइनर रॉक को कर सकते हैं। अगर मैं मेजर मेजर कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूं, पिलर इंस्क्रिप्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, एक सारनाथ का, यहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शन है, एक आपका सांची। ठीक है, अगर आप देख सकते हो कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपका तक्षशिला जो कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान में है, यहाँ तक फैला हुआ है। और अगर आप साउथ में जाएं तो कलिंगा और सनती। तो ये यार आपके मेजर मेजर। लेकिन अगर हम पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें, किसकी बात करें? पिलर इंस्क्रिप्शन। तो मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन आपके हैं सारनाथ में और सांची में। तो अगर आपसे कोई पूछे सारनाथ और सांची में क्या है, वहां पर आपके रॉक नहीं, पिलर इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है। न्यू नोशंस ऑफ द किंगशिप। तो किंगशिप लेजिटिमेट हो, लोग उसको अच्छे से माने, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या ऐसे थॉट्स आगे प्रोपोगेट करे, वो हमें इस लेक्चर में देखना है, सब टॉपिक में देखना। तो लेट्स स्टार्ट। 4.1 चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। साउथ रीजन में चीफ्स एंड किंग्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। बाय द सेकेंड सेंचुरी द न्यू किंगडम्स इमर्ज इन डेक्कन एंड फादर साउथ। तो सेकेंड सेंचुरी के आसपास नए किंग्स डेक्कन एरिया में या डीप साउथ में बन चुके थे। उन चीफ डम्स या उन किंगडम्स के नाम क्या थे, चेक कर लेते हैं। उनके नाम थे आपके चोला, चेरा और पांड्या। ये चेरा, चोला, पांड्या और द मोस्ट फेमस किंगडम्स इन द डीप साउथ, जो कि तमिलकम एरिया में लोकेटेड है। व्हाट इज तमिलकम? तमिलकम एक पुराना एरिया का नाम है जिसमें क्या क्या आता था, आज का आंध्र प्रदेश, केरला और कुछ पोर्शन ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलकम एरिया में आपके तीन मेजर किंगडम्स आपने याद करने हैं, कौन कौन से? चेरा, चोला एंड पांड्या। ठीक है, तो आगे देखेंगे। वी नो अबाउट दी स्टेट्स। इन स्टेट्स के बारे में हमें कहां से पता चला? हमें पता चला वेराइटी ऑफ सोर्सेस से। और सोर्सेस आपके क्या थे? वो थे आपके अर्ली तामिल संगम टेक्स्ट। तो आपके अर्ली तामिल और संगम टेक्स्ट से वी कैन से संगम टेक्स्ट। संगम टेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी हमारे लिए, तो मैं इसको अंडरलाइन कर लूँ या मार्क कर लूँ। संगम टेक्स्ट से हमें इन तीन मेजर किंगडम्स के बारे में पता चला। क्या क्या नाम थे इनके? चेरा, चोला एंड पांड्या।
चोला एंड पांड्या। चलिए आगे चलते हैं। चीफ्स एंड चीफडम्स। तो चीफ्स एंड चीफडम्स में क्या डिफरेंस है? तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। चीफडम्स क्या है? चीफडम एक पॉलिटिकल यूनिट को कहा जाता है जो जनरली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट हो सकती है। लेकिन फिर आप बोलोगे किंग और चीफडम में क्या डिफरेंस है, बता देते हैं। अगर हम बात करें किंगशिप की, किंगशिप जो है वो हेरिडेटरी है कि राजा का बेटा प्रिंस वो आगे राजा बनेगा, फिर उसका बेटा आगे राजा बनेगा, अगर उनका बेटा नहीं है तो कोई भाई बनेगा एंड सो ऑन। किंगशिप में हेरिडिटरी प्रोसेस फॉलो होता था, लेकिन चीफडम्स एक ऐसी चीज है जो पॉलिटिकल यूनिट है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। और चीफडम को जो डील करता है, चीफडम को जो लीड करता है, उस पर्सन को चीफ कहा जाता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन चीफडम्स एंड किंगशिप। अब हम चीफडम्स की बात करें तो चीफडम और चीफ में क्या है? अ चीफ इज अ पावरफुल मैन whose पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी। जैसा हमने डिस्कस किया, ये हेरिडेटरी हो या ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ही डिराइव्स सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफोक, इसको सपोर्ट मिलेगी आसपास के लोगों से, तो ये चीफ बन पाएगा। इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन में इंक्लूड, इसके फंक्शन हो सकते हैं परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करना, लीडरशिप को करना वॉरफेयर के दौरान, एंड डिस्प्यूट्स सेटल करना। तो अगर हम बात करें क्या क्या काम होंगे, एक तो रिचुअल हो गया, लीडरशिप इन डिफेंस टाइम, दूसरा डिस्प्यूट्स को सेटल करना। ये आपके चीफ के तीन मेजर मेजर काम हो सकते हैं, ये आपको याद करना, ठीक है। आगे रहते हैं। चीफ के साथ और क्या होता है? चीफ रिसीव गिफ्ट फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स, उसके सबॉर्डिनेट्स को गिफ्ट करते हैं, जो कि किंग्स की तरह नहीं होता, क्योंकि किंग्स का जनरली काम है टैक्स इकट्ठा करना, जितना रेवेन्यू है वो इकट्ठा करना किंग का काम है, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ही रिसीव गिफ्ट फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट्स दीस अमंग द सपोर्टर्स। तो ये चीफ का काम है, जो उससे गिफ्ट मिले हैं अपने सबऑर्डिनेट से, वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने ही लोगों में, अपने ही सपोर्टर्स में। जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स इन द चीफडम्स। तो चीफडम के अंदर कोई रेगुलर आर्मी वगैरह नहीं होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइन किंग। तो डिवाइन किंग इज अ कंसेप्ट जो यूज किया जाता था किंग्स के द्वारा। अब किंग्स अपने आप को लेजिटिमेट शो करने के लिए कि हम लीगल हैं, कि हमारी अथॉरिटी बिल्कुल सच है, तो उसको कहीं ना कहीं रिलीजियस चीजों से डील करते थे, लिंक कर लेते, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारा राजा बिल्कुल सच्चा है, ये डिवाइन है। तो इसी प्रोसेस, इसी थ्योरी को डिवाइन किंग के नाम से जाना गया। इसमें जनरली किंग्स क्या करते थे, वो कॉइन्स के ऊपर अपनी फोटो, अपनी पिक्चर इंग्रेव करा दी, ठीक है, और बैक साइड पे किसी भगवान की करा दी, ताकि दोनों में एक लिंक बन जाए। तो ये छोटे छोटे प्रोसेस डिवाइन किंग वाले सब पार्ट के अंदर हम डील करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस। हाई स्टेटस को क्लेम करने के लिए ये किंग्स अपने आप को आइडेंटिफाई कराते थे वैरायटी ऑफ डीटीज से, बहुत सारे देवी देवताओं से अपने आप को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करते थे। दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कुशन। कुशन ने इस चीज का सबसे बढ़िया यूज करा, इस चीज का अपने आप को लिंक करना डीटीज के साथ। क्या किया उन्होंने? और कुशन थे कौन? कुशन वो लोग थे जिन्होंने रूल करा अवर वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक जो एरिया था वो कुशन्स ने लीड किया, वहां पे उन्होंने रूल करा। सर नॉर्थ वेस्ट में आपका अफगानिस्तान वाला पोर्शन आ गया, सेंट्रल एशिया आपको बताइए, जो आपका सेंट्रल एशिया मंगोलिया वाला पार्ट हो गया, या जो आपका आज की डेट में आ, वो 7 स्टेट्स हैं जो रशिया से टूट के बनी है, वो वाला भी पोर्शन हो गया सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। आगे चलते हैं। द नोशंस ऑफ द किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट। हाँ, इनका ये मानना था, ये थ्योरी थी इनकी, दे वांट टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते थे ताकि ये वर्शिप हो सके आगे। इसके लिए उन्होंने कॉइन्स और स्कल्पचर्स का यूज किया, ऐसे कॉइन्स बनाए, ऐसे स्कल्पचर्स बनाए, ताकि इनकी इमेज ऐसी प्रोजेक्ट हो सके कि ये लोग डिवाइन है, इनका भगवान से या डीटी से कोई ना कोई कनेक्शन है। आगे क्लोसर स्टैट्यूज ऑफ कुशन्स। कुशन्स के क्लोसर स्टैट्यूज have been found and installed in the shrine मठ near मथुरा। मथुरा के
श्राइन श्राइन मठ में इंस्टॉल एक स्टैचू है, उस स्टैचू का नाम है कोलोसस स्टैचूज, लेकिन किसके हैं ये? कुशन्स के। आगे, सिमिलर स्टैचू हैव बीन फाउंड इन द श्राइन ऑफ अफगानिस्तान। सेम स्टैचू अफगानिस्तान रीजन में भी पाए गए हैं। द कुशन कंसिडर देमसेल्व्स एज गॉड लाइक। वही बात आ गई, कुशन ने अपने आप को भगवान की तरह रिजेंबल करवाने की कोशिश की ताकि लोगों में उनके प्रति एक फेथ डेवलप हो जाए। ठीक है, मैनी कुशन रूलर्स और ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र एंड द सन ऑफ गॉड। उन्होंने देवपुत्र जैसे टाइटल्स का यूज करा ताकि वो लगे हाँ हम बिल्कुल लेजिटिमेट हैं, हमारा भगवान से कोई कनेक्शन है। तो दीज आर द कंसेप्ट अंडर डिवाइन की। तो ये दे हैं कुछ एग्जांपल्स। ये है क्वेश्चन का एक स्कल्पचर, ठीक है, और ये है गोल्ड कॉइन्स। फ्रंट में खुद की फोटो प्रोजेक्ट करनी और बैक साइड में किसी डीटी की फोटो प्रोजेक्ट करनी। तो इस कंसेप्ट के थ्रू उन्होंने ये करा कि हाँ हमारा कनेक्शन बने। 4.3 गुप्ता एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर के बाद क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो व्हाट इज अबाउट गुप्ता एम्पायर? बट द 4th century there is evidence of larger states including Gupta Empire. Gupta Empire is one of the largest empire. Many of these dependent on Samantas. किस पे डिपेंडेंट है? समंतास पे। समंतास कौन है? ये men है who maintain through local resources including control over land. तो लोकल रिसोर्सेज पे डिपेंड होने वाले कुछ लोग थे जिनको समंतास के नाम से जाना जाता था। उनकी मदद से ये रूल करते थे। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। समंता क्या करते थे? उनको होमेज और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे रूलर्स को। तो रूलर्स बेसिकली अपनी पावर कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं? ये तो पावर ड्राइव कर रहे हैं अपने समंतास से। ठीक है, आगे चलते हैं। पावरफुल समंतास कुड हैव बिकम किंग्स। अगर समंता कई जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, जिनके बाद छोटे मोटे लोकल रिसोर्स और लैंड का कंट्रोल भी है, तो कई बार वो किंग भी बन सकता है। ठीक है, कन्वर्सली वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्व्स बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन ऑफ समंतास और सबऑर्डिनेशन। ऐसा भी हो सकता है कि किंग अगर वीक हो तो वो डिग्रेड हो जाए या उसका पोजीशन हम रिड्यूस कर दें। प्रयाग प्रशस्ति also known as अलाहाबा पिलर। अलाहाबा पिलर का दूसरा नाम याद कर लेते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रयाग प्रशस्ति, जिसको अलाहाबाद पिलर के नाम से भी जाना जाता है, इसको कंपोज किया गया था इंस्क्रिप्शन को कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। किसने किया था? हरिसेना ने। तो पॉइंट टू बी नोटेड फ्रॉम दिस, प्रयाग प्रशस्ति एक अलाहाबाद पिलर के नाम से जाना जाता है, इंस्क्रिप्शन है। इसको संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन किसने लिखा? हरिसेना ने। तो हरिसेना कौन है? ही इज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के अंदर आता है। समुद्रगुप्त के अंदर ये कोर्ट पोएट था। इन्होंने इस सब को संस्कृत में लिखा। किसको? किस इंस्क्रिप्शन को? अलाहाबाद पिलर को, जिसको किस नाम से और जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। एंड समुद्रगुप्त वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गुप्ता रूलर्स। ये है हमारा बेसिक गुप्ता रूलर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज के रिलेटेड। तो देयर आर फ्यू 20 एमसीक्यूज, जिसको हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहला एमसीक्यू, ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय पीपल लिविंग अलोंग द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। हमने जैसे पढ़ा ऋग्वेदा कंपोज किया गया था, लेकिन किन लोगों के द्वारा? वो लोग जो किसी नदी के किनारे बसते थे या उसकी ट्रिब्यूटरी। वो नदी का नाम हमें याद होना चाहिए, वो नदी थी आपकी इंडस। यहां से हम पॉइंट याद करेंगे कि यस, इंडस नदी के किनारे जो लोग सेटल डाउन हुए थे, उन्होंने एक बुक कंपोज करी, उस बुक का नाम है ऋग्वेदा। सेकंड, जेम्स प्रिंसप डिसिवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। जेम्स प्रिंसप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट वाले डिपार्टमेंट को डील करते थे, उन्होंने दो स्क्रिप्ट्स को डिसिवर करने की कोशिश की थी। वो दो स्क्रिप्ट्स के नाम है, एक ब्रह्मी एंड खरोशिति। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो मेरा सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2। ये हमारा आंसर है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट्स की बात कही गई है। तो स्क्रिप्ट जो यूज हुई थी वो ब्रह्मी एंड खरोशिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड अ किंग रेफर टू एज। अब अशोका की बहुत सारी इंस्क्रिप्शन थी, उस इंस्क्रिप्शन ने अशोका को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रेफर किया जाता था।
लेकिन सबसे कॉमन नाम जो यूज होता था वो था पियादासी। तो पियादासी वाज द मोस्ट कॉमन नेम फॉर अशोका, और इंस्क्रिप्शन में पियादासी ही रेफर होता। ओके, आगे बढ़ते। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। आपको याद होगा, मैंने बार बार बोला, स्क्रिप्ट्स आर डिफरेंट थिंग, लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग। स्क्रिप्ट्स जो हमें याद करनी है वो ब्रह्मी और खरोशती है, लेकिन लैंग्वेज जो सबसे पुरानी जो यूज होती थी इंस्क्रिप्शंस के लिए वो आपकी है प्राकृत। इन बाकियों में भी, इन तीनों में भी आपकी इंस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन पुरानी वाली है प्राकृत। Which of the following ruler was known from the Prakrit text and inscriptions? प्राकृत टेक्स्ट और प्राकृत पुरानी लैंग्वेज होगी, उस टेक्स्ट के थ्रू दो रूलर्स के बारे में हमें पता चलता था, और वो दोनों रूलर हैं आपके, एक अजात शत्रु और दूसरा अशोका। ये दोनों आंसर सही है, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद रखें, प्राकृत लैंग्वेज ने दो रूलर्स के बारे में बहुत बढ़िया से बताया, कौन कौन से, अशोका एंड अजात शत्रु। नेक्स्ट, व्हाट इज जनपद? जनपद मीन्स लैंड वेयर, जैसे हमने डिस्कस किया था अपने नोट्स के थ्रू, कि जनपद एक ऐसी लैंड को बोला जाता है जहां पर रियलिटी में लोग आते हैं एंड सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अगर हम इन ऑप्शन में पढ़े, इट इज अ पोर्शन वेयर पीपल सेटल डाउन, ना कि यहाँ किंग और जनसभा वगैरह होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आर इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं, गनाज एंड संगाज पर ओलिगार्कीज। ओलिगार्कीज हमने डिस्कस कर लिया, एक ही फैमिली की मोनोपोली चलती है, हेरिडेटरी राजा महाराजा बनते रहे। वेयर पावर वाज शेयर्ड, पावर शेयर होती थी गनाज संगाज में बिटवीन नंबर ऑफ मेन, एंड इन सभी मैन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता था, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो हमें इन गनाज और संगाज में जो पावर शेयरिंग के दौरान इन सभी मैन को कलेक्टिवली एक टाइटल दिया जाता है, उस टाइटल का नाम है राजास। राजास आर द मैन जिनके बीच में पावर शेयरिंग होती थी। संस्कृत टेक्स्ट धर्मसूत्र, संस्कृत टेक्स्ट है, संस्कृत में लिखा गया था। वर कंपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज, किस कम्युनिटी ने धर्मसूत्र की कंपोजिशन करी थी संस्कृत में? तो जैसा आपको पता होगा धर्मसूत्र में है क्या, धर्मसूत्र में रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके राजा महाराजा के लिए, कॉमन पीपल के लिए, हर टाइप के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, जो क्लासिफिकेशन थी उस टाइम पर, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए थे धर्मसूत्रा में थे, किन्होंने कंपोज करे? वो कंपोज करे आपने ब्राह्मण्स ने। तो ये आपको याद होना चाहिए, धर्मसूत्रा वाज कंपोज बाय ब्राह्मण्स। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर यूज्ड राइट इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट? इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज होता? तो अगर आपका आंसर देखें, पाली में भी होते थे, तमिल में भी होते थे, संस्कृत में भी होते थे। तो तीनों लैंग्वेजेस में हमारे टेक्स्ट लिखे जाते हैं, लेकिन सबसे पुरानी लैंग्वेज थी आपकी प्राकृत थी। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन को देखा जाए तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द थ्री। तो डी विल बी माई आंसर। 10th, मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? तो वो पीरियड, वो टाइम पीरियड हमें याद करना है कि मगध, मगध वाला जो पोर्शन है वो सबसे स्ट्रांग कब उभरा? वो उभरा था आपका 6 बीसी से 4th सेंचुरी तक। 6 से लेकर 4th बीसीई तक ये वो रीजन है। मैं लिख देता हूं 6 से लेकर 4th। इस रीजन में आपका मगध वाला एम्पायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ किंग ऑफ मगध? इन सब में से कौन है जो मगध का किंग नहीं था? अगर हम बात करें, बिंबिसारा, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बिंबिसारा वाज देयर, अजातशत्रु वाज देयर, महापद्मानंदा वाज देयर। इनके बाद फिर मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। तो अगर हम मगध वाले मेजर रूलर्स की बात करें, बिंदुसारा वाज देयर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिंदुसारा वाज नॉट द किंग ऑफ मगध रीजन। मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन आर विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? जैसे आप जानते हैं अशोका की इंस्क्रिप्शंस जनरली 3 लैंग्वेज में लिखी गई थी आपकी, प्राकृत, अरामिक और ग्रीक। अरामिक ग्रीक आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, वहां पे लिखा जाता था इंस्क्रिप्शंस, और जनरली जो इंस्क्रिप्शन बची वो आपकी प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। तो इन सब में हमारा जो सुटेबल ऑप्शन होगा, अगर मोस्ट की बात की जाए, मोस्ट की बात की जाए तो हमारा आंसर होगा प्राकृत।
Aramaic and Greek scripts were used for which of the inscription in which of the following countries? अगर हम Aramaic और Greek की बात करें, Aramaic और Greek scripts were written in the northwest part of Indian subcontinent. अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो इन सब में सबसे सुटेबल ऑप्शन है हमारा अफगानिस्तान। तो अशोका की इंस्क्रिप्शंस अरामिक और ग्रीक में लिखी गई थी, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया या नॉर्थ वेस्ट सबकॉन्टिनेंट के पार्ट में। मेगास्थनीज वाज द ग्रीक एम्बेसडर गुड टू द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर थे, लेकिन किस रूलर के कोर्ट में? गुप्ता डायनेस्टी में एक रूलर थे, उनके कोर्ट में थे। क्या नाम है उनका? समुद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज ने क्या किया था? इन्होंने समुद्रगुप्त, हाँ सॉरी वेट अ मिनट, मेगास्थनीज वाज ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, नॉट समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मेगास्थनीज आए थे, ग्रीक एम्बेसडर थे। तो हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और इन चंद्रगुप्त मौर्य के जो लीडर थे वो थे कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते थे। तो हमें यहाँ से समझ सकते हैं कि मौर्य एम्पायर का जो मेजर सोर्स है, एक तो आपका मेजर सोर्स हो गया एक मेगास्थनीज का अकाउंट, मेगास्थनीज, और दूसरा सोर्स आपका हो सकता है अर्थशास्त्र। यहां से हम चीजें ना भूलें, ये कनेक्टेड चीज है हमारी, अर्थशास्त्र। ओके, चलिए। अर्थशास्त्र हैज बीन कंपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स? अर्थशास्त्र एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे मौर्य एम्पायर के लिए, जिनको चाणक्य ने लिखा था। तो हमारा आंसर होगा चाणक्य। Who was the first ruler who inscribed his message to his subjects and officials on stone surface? स्टोन सरफेस पे मैसेज इंस्क्राइब करने वाले पहले रूलर, जो पहले रूलर थे वो थे आपके अशोका। तो हमारा आंसर होगा अशोका। प्रयागराज प्रशस्ति वॉज कंपोज इन संस्कृत, बिल्कुल सही। किसने कंपोज किया? हरिसेना ने कंपोज किया, जो कोर्ट पोएट थे। लेकिन किसके रूल में? वो कोर्ट पोएट थे एक गुप्ता डायनेस्टी के रूलर के रूप बात करेंगे। गुप्ता डायनेस्टी वाले रूलर के अंदर थे वो, और बहुत ही पावरफुल रूलर था वो, जिनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कोर्ट में पोएट थे कौन? हरिसेना, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में लिखा संस्कृत लैंग्वेज में। और इसको किस नाम से और जाना गया? इसको हम यहाँ पे लिख दें अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शंस। का दूसरा नाम है अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शंस। चलिए, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सुदर्शन लेक। द लेक, सुदर्शन लेक के बारे में इनकरेक्ट बताना। सुदर्शन लेक वाज बिल्ट बाय अ लोकल रूलर ऑफ मौर्य। नो, इट इज सिटेड इन गुजरात। नो, इट वाज रिपेयर्ड ट्वाइस। यस, इसको पहली बार रुद्रदमन ने रिपेयर कराया था, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी में ये एक बार नहीं 2 बार रिपेयर हुई थी। तो अगर हम बहुत सारे ऑप्शंस पढ़े तो सबसे सुटेबल ऑप्शन है इट वाज रिपेयर्ड ट्वाइस। लेकिन बाय विच डायनेस्टी? बाय गुप्ता डायनेस्टी। लेकिन इनके अलावा और किसने इसको रिपेयर कराया था? उसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, उनका नाम है रुद्रदमन। तो दूसरा था रुद्रदमन, गुप्ता डायनेस्टी के अलावा। और रुद्रदमन कौन सी डायनेस्टी का पार्ट थे? ये थे आपके साका डायनेस्टी का पार्ट। साका डायनेस्टी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। गहपति वाज द ऑनर मास्टर हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गहपति जो है टर्म यूज होती थी विच इज मास्टर हेड ऑफ हाउस होल्ड। घर के जो हेड या लीडर होते थे, जिनके अंदर लैंड, रिसोर्स, स्लेव्स वगैरह हर चीज अवेलेबल होती थी, वो थे गहपति। लास्ट, मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट written in which of the following languages? It was written in Sanskrit. So these are the important MCQs from our lecture number 3 of unit 2. So that's all from my side. Thank you.